नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपकी कप्तान बोल रही हूँ। मेरा नाम जोया अग्रवाल है। आज हम आपका लल्लन टॉप वाली फ्लाइट पर स्वागत करते हैं। थैंक यू। कौन सा प्लेन उड़ाती हैं आप? बोइंग 777 आजकल कितने पैसे का मिल जाता है? $375 मिलियन है प्राइस पॉइंट। $37.5 करोड़। एब्सोल्युटली 37.5 करोड़। अच्छा, कभी आपसे किसी ने पूछा कि एवरेज कितना देता है ये प्लेन? ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कई बार कि अरे साहब अब फ्यूल बहुत कम बचा है, जल्दी से लैंडिंग। लेट डाउन होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटर। हमारे पास होना ही होना चाहिए कि वी कैन गो टू अनदर एयरपोर्ट जहाँ पे वेदर ठीक ठाक हो। इतनी लंबी फ्लाइट में पायलट लोग झपकी अपकी मारते हैं कि नहीं? 18 घंटे इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप फ्लाई कर सकते हैं लगातार, राइट? हमारे को बीच में ब्रेक लेना अलाउड होता है। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं शिकागो से दिल्ली आ रही थी। पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हो गई थी सडनली, आउट ऑफ द ब्लू। एयर स्पेस बंद है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। कई चीज़ें वो हमारे भी हाथ से बाहर हो जाती हैं। आप लोगों का तो बड़ा जलवा रहता होगा, ऐसे जैसे है कि क्या खाएं, मतलब पायलट हो भाई, आप तो बॉस हो। आई थिंक ये जो बाहर से दिखता है ना हमारा प्रोफेशन, कि बहुत चौंक धौंक और ये क्या वर्ड अभी आपने यूज किया था? जलवे वाला। हाँ। अरे जलवा तो रहता है जब मतलब एयरपोर्ट पे सारी जनता एक तरफ, जब पायलट लोग घुसते हैं उनका छोटा सा काला बैग, क्या होता है उस बैग में? कपड़ों के अलावा और कुछ तो नहीं होता? कपड़े होते हैं ना? नहीं, कपड़े होते ही नहीं है। फ्लैश लाइट लेके जाते हैं जी, रात को चाहिए होती है क्योंकि इंजन के अंदर कभी कुछ ऐसा ना हो। सेफ्टी एक ऐसी चीज है, उसके लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कहीं से कर ही नहीं सकते और ना ही करेंगे। हाँ, सेफ्टी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं एयरलाइंस, बाकी चीज़ों में कर लेती हैं। कई बार सीटें वीटें छोटी हो जाती हैं। अभी कृषि मंत्री का एक ट्वीट आया था, शिवराज सिंह चौहान जी का, वो जिस सीट पे बैठे वो सीट ही उखड़ के आ गई हाथ में। मैं इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी, सॉरी। पॉलिटिकल हो जाएगा। हाँ, मैं लाइक आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। अच्छा, वो भी एयर इंडिया का ही प्लेन था वैसे? मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, ये ज़्यादातर एयरलाइंस ऐसी घाटे वाटे में क्यों चलती हैं? विजय माल्या ने शुरू की, वो बंद हो गई, फिर ये गोयल साहब वाली भी बंद हो गई, सब बंदी होती रहती हैं एयरलाइंस। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने कम होने की, पर पैसा भी तो अचक के लेते हैं सर्ज प्राइसिंग में। कुंभ में पहुंचाने के लिए क्या एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सोने के प्लेन में ले जा रहे हैं। तो एक बात बोलिए, अब ब्लिंकिट और जोमेटो भी जब सर्च प्राइसिंग लेते हैं तो फिर हम एयरलाइंस उनको भी हम कोसते हैं। कभी ब्लिंकिट के ओनर आएंगे, उनको भी बैठ के उनसे पूछेंगे। जोया, आप जिस प्रोफेशन में हैं जी, उस प्रोफेशन में एयर होस्टेस के तौर पे लड़कियों को देखना, महिलाओं को देखना तो बहुत कॉमन था। पायलट के तौर पे ये उतना कॉमन नहीं था। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया जो कि बहुत हाई पोजीशंस पर थे पॉलिटिकली, कि एयरलाइंस एक्सेप्ट नहीं करती हैं लड़कियों को इतना इजीली बिकॉज American Statues, ITEL and MP Tourism. That's the power of the statue. कई दफ़ा आपको वर्तमान समझने के लिए अतीत में जाना होता है, और ये वैसा नहीं है कि कहीं किसी नेता ने बयान दे दिया और रोज़ शाम को टीवी पर अदालतें सजने लगीं और फैसले होने लगे कि इतिहास में ठीक ठीक गुनहगार कौन है और किसको अदीब के सामने नए सिरे से फांसी दी जाए। अगर आपने महान उपन्यासकार कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान पढ़ा है तो शायद इस रेफरेंस को बहुत समझ जाएं। अगर आप किन्हीं भी क्रूर वजहों से शाम को स्क्रीन पर ये सब देखने के लिए अभिशप्त हैं तब भी ये समझ जाएं। पर हर दफ़ा इतिहास में झांकना तकलीफ़ दे नहीं होता है। कई बार आपको जाना चाहिए अपने अतीत में, ये देखने के लिए ख़ास तौर पर कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जो कार्यक्रम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, ये पहली मर्तबा ऐसे शुरू हुआ कि एक कमाल के शख्स हमारे न्यूज़ रूम में आए। हमें उनका पेशा बहुत दिलचस्प लगा। वो वैज्ञानिक थे, नासा में काम करते थे, और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। अलग अलग पेशेवरों को, अलग अलग विद्वानों को हमने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बुलाया। मकसद ये था कि ये जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करने वाले तमाम पेशेवर हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जाना जाए। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में उसी सिलसिले में आज की हमारी मेहमान एक पायलट हैं जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जानी जाती हैं, खासी चर्चित हैं, सोशल मीडिया पर भी, इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं।
बोइंग 777 ये एक प्लेन है जो लंबी दूरी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, उसको वो उड़ाती हैं, एयर इंडिया की पायलट हैं। हमें लगा कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को समझने के लिए, ख़ास तौर पर पायलट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाएं उसमें कैसा कर रही हैं उसको समझने के लिए, और वो जो आप कैमरे के उस पार हैं, लड़की हो या लड़का, अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते हैं तो हम में से कितने ही लोग हैं जो अपनी दैनंदिन ज़िंदगी के चलते और कितने ही लोग एस्पिरेशन के चलते हवाई जहाज़ में बैठने का सपना देखते हैं। उस सपने के साथ एक भरोसा जुड़ा होता है कि ये जो पायलट हैं, महोदय हो या महोदया, ये ठीक से टेक ऑफ करेंगे, ठीक से लैंडिंग करेंगे और इन बिटवीन मौसम और दूसरे नज़ारों का हाल भी बताते रहेंगे। पर पायलट का काम इतना भर नहीं होता है। तो क्या होता है उनका काम, विस्तार से आज समझेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज की हमारी मेहमान हैं चर्चित पायलट जोया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। कौन सा प्लेन उड़ाती हैं आप? बोइंग 777 आजकल उड़ाए तो मैंने पहले एयरबस और दूसरे मॉडल्स भी हैं बोइंग के, लेकिन अभी मैं बोइंग 777 पर हूँ। क्या फ़र्क है ज़रा? ये तो हमें पता है कि कंपनियां अलग अलग हैं। बोइंग कहाँ की कंपनी है? बोइंग अमेरिका की है। और एयरबस? फ्रांस, यूरोप। एयरबस फ्रांस की कंपनी। क्या फ़र्क है दोनों कंपनियों में? दोनों डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं। हवाई जहाज़ दोनों अमेजिंग बनाते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि जो हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है पूरी दुनिया की, वो सेफली फ्लाई करे। और एक तरीके से कह सकते हैं कि मारुति और होंडा या फिर मर्सिडीज़ और BMW। तो कोका कोला वर्सेस पेप्सी जैसा वॉर नहीं इनके बीच में? वॉर आई थिंक नहीं, मैं सोचूंगी ऐसा, क्योंकि हमेशा एक चीज़ जो गौर करने लायक है मुझे लगती है कि थोड़ा सा कंपटीशन अगर हो ना, तो हमारी जो तकनीकी जो आगे प्रोग्रेस है वो बढ़ती चली जाती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा कंपटीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन ऑल्सो। जो ये एविएशन इंडस्ट्री है वहाँ पे बोइंग और एयरबस एक दूसरे के स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाते हैं, विच इज़ अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है ना कि आप बोइंग उड़ा रही हैं तो आपको बोइंग की तारीफ करनी है एयरबस? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एयरबस भी उड़ाया हुआ है, लेकिन हाँ, वो एक कहावत है बोइंग के लिए कि इफ़ एंट बोइंग आई एंट गोइंग। एक स्टिकर मिलता है बोइंग के पायलट्स के लिए, तो वो मैं ज़रूर अपने बैग पे लगाती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा बोइंग बहुत अमेजिंग विमान है, लेकिन एयरबस भी बहुत अच्छा विमान है। हमारे दर्शकों की कुछ की ये भी दिलचस्पी है कि कितने पैसे का मिल जाता है ओके बोइंग 777 अगर जाके हम लोगों को बाजार में। एक तो ये बताइए, कोई भी एक सामान्य नागरिक, जैसे ये रूहानी जी बैठे हैं कैमरे के पीछे, आलिश जी बैठे हैं, ये एक दिन सुबह उठे और कहें कि साहब कारोबार बहुत चला रही है, अभी एक अपने बेड़े में घर के पीछे एक बोइंग खड़ा होना चाहिए। हाँ। तो क्या एक आम आदमी जाके बोइंग खरीद सकता है या उसके लिए आपका एविएशन कंपनी होना जरूरी है? देखिए, पहली बात तो आपने कुछ प्राइस पॉइंट की बात करी थी, तो वो $375 मिलियन है प्राइस पॉइंट। तो अच्छा। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, उसको एकाग्रत कर 37.5 करोड़ डॉलर नहीं, 37.5 तो 375 मिलियन बोला ना आपने? 37.5 करोड़ जी, करोड़, राइट एब्सोल्युटली 37.5 करोड़ मिलियन, यस 37.5 करोड़। हाँ, वो 1 मिलियन 10 लाख होता है, हमने ठीक कर लिया। करेक्ट, सही बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, सो $375 मिलियन की अगर रिसोर्सेज हैं, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप कुछ रिसोर्सेज ये भी इकट्ठे कर लेंगे कि आप एक जो हमारे को चाहिए होता है, एकजुट टीम चाहिए होती है उसको मैनेज करने के लिए। बिकॉज अगर आप एक हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, उसको पार्क करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, एक सफ़ेद हाथी कहते हैं ना उसको अंग्रेज़ी में, वाइट एलिफेंट की तरह होता है, तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसको उड़ाना भी पड़ता है। तो एडवाइजेबल है, अगर आप कंपनी हो और एयरलाइन हो, इंडिविजुअल हो, तो बस बी प्रिपेयर्ड। और क्या ठीक है रूहानी। मोहलिया रे महल बुला के, ओछा छतरी शान दिखा के, मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। अच्छा, कभी आपसे किसी ने पूछा कि एवरेज कितना देता है ये प्लेन? एवरेज देखिए, वो बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बताइए। क्योंकि जब आपके वेट के ऊपर, सबसे पहले तो हवाई जहाज़ का वेट क्या है उस एट एनी गिवन पॉइंट, और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, क्या सर्दी है, गर्मी है, और हम क्लाइंब फेज़ में हैं। अगर हम ऊपर जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा फ्यूल लगता है, बर्न होता है, लेकिन अगर हम क्रूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम होता है। किस एल्टीट्यूड पे क्रूज़ कर रहे होते हैं? ऑन एन एवरेज आप दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट ले जा रही हैं, मिड एयर हैं,
About- एवरेज कितना पड़ता है? 8 टन प्रति घंटा। 8 टन। और ये पेट्रोल अलग भी पेट्रोल होता है? गैसोलीन होता है जी। गैसोलीन होता है। हाँ, एक इसकी एविएशन गैस अलग से होती है, तो वो गैसोलीन होता है जी। वाह, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कई बार कि अरे साहब अब फ्यूल बहुत कम बचा है, जल्दी से लैंडिंग, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, क्योंकि जब वो दिखाते हैं, ऑफ कोर्स मूवीज में तो ड्रामेटिक उनको दिखाना ही पड़ता है, लेकिन झूठ बताते हैं? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, माई लिप्स आर सील्ड। लेकिन इन रियल लाइफ लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस जो हम पायलट्स हैं, सारे विमान कर्मी दल होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस हमेशा एप्लीकेबल एप्लीकेबल रहते हैं। Whenever you find it difficult, you can switch to English. That's totally fine. ठीक, ओके फाइन। जब भी हम लोग फ्लाई करते हैं एज पायलट्स या कोई भी एयरलाइन क्रू, उनके ऊपर रेगुलेशंस दे आर बाउंड बाय इट, वो एप्लीकेबल होते हैं जो कि स्टेट रेगुलेटेड होते हैं। उसमें हमारे को नियमित रूप से इंश्योर करना होता है कि जितना फ्यूल हम कैरी कर रहे हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और कितना लेट डाउन पैरामीटर्स होते हैं। अगर वेदर ख़राब है तो आप कितनी बार गो अराउंड कर सकते हो, अगर वेदर ठीक नहीं है तो आपके पास कितना फ्यूल होना चाहिए कि उससे पहले आप कहीं और लैंडिंग के लिए रवाना हो जाएं, ताकि सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। सेफ्टी इज़ ऑलवेज पैरामाउंट ऑफ आवर पैसेंजर्स। बिकॉज अगर आप सोचिए, जैसे मैं 777 पर हूँ, उसमें लगभग 350 पैसेंजर्स आते हैं। 350 पैसेंजर्स की भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 10 लगा के चलिए। तो एक मोमेंट पे, किसी भी एक क्षण पे आपके कंधों पर लगभग 3,500 जिंदगियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच इज़ क्वाइट हैवी। सो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो सेफ्टी एक एस्पेक्ट है वो नंबर 1 रहे। तो वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। तो नहीं, कभी ऐसी क्षण नहीं आना चाहिए कि आपके पास फ्यूल कम बचा हो और आप कहीं और डाइवर्ट ना कर सकें। जैसे हम लोग वो वेब सीरीज देख रहे थे, एक IC-814 जी, या कई बार हम रियल टाइम देखते हैं कि साहब स्टॉर्म आ रहा है, जी, ये जी, सब जी। हो रहा है, पर इतना रहता है कि आप नियरेस्ट दूसरे एयरपोर्ट पे जा सको मिनिमम, है ना? लेट डाउन होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटर। हमारे पास होना ही होना चाहिए कि वी कैन गो टू अनदर एयरपोर्ट जहाँ पे वेदर ठीक ठाक हो। वो पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड होता है, ताकि जो भी आज आपके ऑडियंस देख रहे हैं वो सारे दे शुड बी इंश्योर्ड दैट व्हेन एवर यू इन द फ्लाइट यू एब्सोल्युटली सेफ। आप हमेशा अच्छे सेफ तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर, अगर वहाँ पे कुछ इशू होगा तो कोई डाइवर्जन एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। हम लोग हमने तो जो देखा, खुद थोड़ा बहुत जो फ्लाई किया बतौर पैसेंजर और फिल्मों में देखा, है ना। फिर मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने एक फैक्ट देखा कि आपने एक ऐतिहासिक उड़ान भरी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की। जी। लगभग 16,000 किलोमीटर की थी जी। 18 घंटे लगे। उससे थोड़ा ज़्यादा। इतनी लंबी फ्लाइट में पायलट लोग झपकी मारते हैं कि नहीं? देखिए, हमारे पास रेगुलेटेड टाइम होता है रेस्ट करने के लिए। ज़रा बताइए, ये 18 घंटे की फ्लाइट का ही बता दीजिए कि कैसे होता है। इसमें जब भी कितने पायलट होते हैं भीतर? 4, 2 कैप्टन और 2 फर्स्ट ऑफिसर्स, 2 को पायलट्स हमेशा। तो 2 सेट होते हैं, ताकि जब 18 घंटे इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप फ्लाई कर सकते हैं लगातार, राइट। तो एज़ पर रेगुलेशंस हमारे को बीच में ब्रेक लेना अलाउड होता है। तो थोड़ी देर वो डिपेंड करता है फ्लाइट टाइम। लमसम ठीक थोड़ा अंदाज़ा लग जाए। 5-6 घंटे, क्योंकि आधा टाइम जो होता है वो डिवाइड होता है, लेकिन कैप्टन एक ही होता है। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है पूरी फ्लाइट की। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड जो दूसरा होता है वो एक रिलीफ क्रू होता है। तो जब भी कुछ इशू होता है, अगर कैप्टन रेस्ट भी कर रहा हो तो वो रिलीफ क्रू उनको उठाएगा, एंड देन दे विल टेक अ डिसीजन एज टू व्हाट टू डू नेक्स्ट इन केस ऑफ एनी इशू ऑन द फ्लाइट। किस तरह के इशू आते हैं? जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं शिकागो से दिल्ली आ रही थी, एंड हमारा जब आई थिंक ये 2019 की बात है, फरवरी 2019। एयर इंडिया बोइंग 777। जी। पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हो गई थी सडनली, आउट ऑफ द ब्लू। जब आप सोचिए, जब हम शिकागो से उड़ान भरते हैं दिल्ली के लिए, हम बात कर रहे हैं लगभग 13 से 14 घंटे मिड एयर, और
13 से 14 घंटे आप वेदर लेके चलते हैं, आप और सारी प्रेडिक्शंस लेके चलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसी पॉलिटिकल या किसी ऐसी चीज़ के चलते सडनली एयर स्पेस का बंद हो जाना एक बहुत ही अचंभे की बात होती है। तो जब पुलवामा अटैक के बाद जब हमने काउंटर अटैक किया था तब की बात है। हाँ, शायद उसी समय की बात है। तो जब हम मिड एयर थे, हमारे को नहीं पता था कि एयर स्पेस बंद होने वाली है सडनली। तो मैं रेस्ट कर रही थी उस टाइम एंड उन्होंने मुझे आके उठाया कि प्लीज़ नीचे आइए। मैं फटाफट उठ के चली गई। क्या हुआ? एयर स्पेस बंद है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। बट हमारी एयरलाइन इतनी अमेजिंग होती है कि हमारे को हर चीज़, हर सिचुएशन में जो भी है आगे सोचने के लिए शुरू से ट्रेन करती है। जब से आप ज्वाइन करते हो हमारे को ये सिखाया जाता है कि आगे कैसे सोचना है। तो मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं एयर इंडिया के साथ मेरे को बहुत, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया और मुझे इतना सशक्त बनाया कि मैं 20 स्टेप आगे तक सोच सकती हूँ। जब मैं कॉकपिट में गई फाइनली, वहाँ पर मुझे पता चला कि आगे का रास्ता बंद है पाकिस्तान के एयर स्पेस का। और ये फ़्लाइट ऐसी थी कि हम लिमिटेड फ्यूल के साथ होते हैं। और तो फ्लाइट तब कहाँ पे थी जब आपको ये इन्फॉर्म किया गया? तब हम वी वर अबाउट इन द मिडल ईस्ट समवेयर। जब हम वापस आ रहे थे, हमने थोड़ा सा डिटूर करा था बिकॉज सारी की सारी एयरक्राफ्ट उस टाइम दुबई जा रहे थे। तो हम रास्ते में गए, फिर दुबई ट्राई करा लैंड करना, दुबई पूरा फुल हो गया था। तो उन्होंने हमारे को लास्ट मोमेंट मना कर दिया कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शारजा नहीं एक्सेप्ट कर सकता, कोई ऐसा अबू धाबी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नोबडी वाज विलिंग टू एक्सेप्ट अस एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि सारे फुल हो गए थे। तब हमारे को एक और दुबई का जो नया एयरपोर्ट बन रहा था वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया लकीली। सो वी लैंडेड देयर। वहाँ से हमने प्लान किया कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बिकॉज अगर पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकते तो हमारे को ऑब्वियसली फ्यूल चाहिए डिटूर करके जाने का, बिकॉज देन यू हैव टू गो अरब सागर से होके बिल्कुल अरेबियन सी, मुंबई के ऊपर जाकर फिर दिल्ली। तो हमने वही किया, हमने फ्यूल लिया और फिर हम पहुँचे अरब सागर के ऊपर से होते हुए दिल्ली। तो कभी कभी हमारी उड़ान थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं इतना सबको बताना चाहूँगी कि आपका जो क्रू और आपकी एयरलाइन हमेशा निरंतर इस एफर्ट में लगे रहते हैं कि आपकी जर्नी कंफर्टेबल और आपको जल्द से जल्द डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। लेकिन कभी कभी कई चीज़ें वो हमारे भी हाथ से बाहर हो जाती हैं। फिर भी हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम अपने जो गेस्ट हैं, हमारे पैसेंजर्स हैं, उनको जल्द से जल्द और मोस्ट कंफर्टेबली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएं। आपने कहा कि मैं आराम कर रही थी ऊपर कैबिन में। आप लोगों के लिए अलग कैबिन बने होते हैं? जी, क्या वो फर्स्ट क्लास से भी आगे होते हैं? ऊपर होते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों का तो बड़ा जलवा रहता होगा, ऐसे जैसे है कि क्या खाएं, मतलब पायलट हो भाई, आप तो बॉस हो पूरी फ्लाइट के। ऐसा कुछ जलवा नहीं है, इट्स जस्ट मेरा उनका ये होता होगा दारू छोड़ के कुछ भी बता दो, क्योंकि वो अलाउ नहीं है फ्लाइट में। आप बताओ चॉकलेट खाना है कि पास्ता खाना है? सौरभ जी मेडिकल भी तो होते हैं, उसके बाद नहीं, मैंने इसीलिए तो कहा कि दारू अलाउ नहीं है फ्लाइट में। तो फ्लाइट के पहले से भी चॉकलेट भी नहीं ना, क्योंकि वो सीधा वेस्ट लाइन पे ही आता है ना। नहीं, वो तो वर्कआउट में बर्न किया जा सकता है। वर्कआउट में हाँ, नहीं, लेकिन आई थिंक ये जो बाहर से दिखता है ना हमारा प्रोफेशन कि बहुत चौंक धौंक और ये क्या वर्ड अभी आपने यूज़ किया था, जलवे वाला। हाँ। अरे जलवा तो रहता है जब मतलब एयरपोर्ट पे सारी जनता एक तरफ, जब पायलट लोग घुसते हैं, उनका छोटा सा काला बैग, क्या होता है उस बैग में? कपड़ों के अलावा और कुछ तो नहीं होता? अरे कपड़े होते हैं ना? नहीं, कपड़े होते ही नहीं है। हमारा सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे को चाहिए होती हैं। हमारा लाइसेंस, हमारा जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके लिए स्पेयर चश्मा, और जो भी हमारे स्टाइलिश से एविएटर्स जो पहनते हैं, नहीं, जो नॉर्मल रीडिंग ग्लासेस वाले पहनते हैं वो, उसका एक और कॉपी होती है। और ऑफ कोर्स अगर आपको लाइसेंस दिखाना पड़ता है? नहीं, लाइसेंस कभी भी चेक हो सकती है हमारी, कभी भी। वी आर सब्जेक्ट टू रैंडम चेक्स, एब्सोल्युटली। सो एक उसमें हमारा स्पेयर यूनिफॉर्म भी होती है, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ हो गया, यू नो, बिकॉज जब भी हम भारत से बाहर जा रहे हैं फ्लाइट पर, तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तो अपनी एयरलाइंस को। बिल्कुल, अपनी एयरलाइन और अपने देश को। पहले जब भी कोई भी पायलट, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय ध्वज है, हमारा तिरंगा, वो हमेशा ऊंचा उड़ना चाहिए। तो हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपनी यूनिफॉर्म को कैरी करते हैं। एंड उसके अंदर बहुत कुछ होता है जिसमें टेक्निकलिटीज़, जैसे एक फ्लैश लाइट, कभी हम एक्सटर्नल वॉक अराउंड करते हैं तो उसमें एक पीली जैकेट, अगर कभी आपने देखी होगी, कई लोग जो नीचे वॉक अराउंड, जैसे हम देखते हैं कि एरोप्लेन में सब कुछ सेफ़ है, क्या है, एवरीथिंग इज़ इन प्रॉपर कंडीशन।
वो होता है। फ्लैश लाइट लेके जाते हैं जी, रात को चाहिए होती है क्योंकि इंजन के अंदर कभी कुछ ऐसा ना हो। बहुत अलग अलग लेवल्स पे चेकिंग होती है, लेकिन पायलट्स भी चेक करते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो होता ही होता है, लेकिन हम ही इंश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक है, सो दैट कुछ भी ऐसा ना हो जो थोड़ा सा भी रह जाए, तिनका भर भी। अरे बिल्कुल, तिनका पर भी मत रखिए भाई। मिड एयर में तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो नंबर 1 होती है एयरलाइन के लिए, रेगुलेटर के लिए, सबके लिए, एंड एज क्रू ऑल्सो। उसके लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से कर ही नहीं सकते और ना ही करेंगे कभी। हमारे इतनी ट्रेनिंग होती है। हाँ, सेफ्टी में तो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं एयरलाइंस, बाकी चीज़ों में कर लेती हैं। कई बार सीटें वीटें छोटी हो जाती हैं। अभी कृषि मंत्री का एक ट्वीट आया था शिवराज सिंह चौहान जी का, वो जिस सीट पे बैठे वो सीट ही उखड़ के आ गई हाथ में। मैं इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी, सॉरी। पॉलिटिकल हो जाएगा। हाँ, देखिए होता क्या है कि कभी कभी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हम जब घर में खाना खाते हैं उसमें कभी अगर फॉर एग्जांपल कभी कुछ, किसी में नमक ज़्यादा हो जाता है, नमक कम होता है, किसी में बाल आ जाता है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। छोटी चीज़ें आर डिफरेंट, लेकिन जो बेसिकली द होल बिग पिक्चर इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज़ सेफ्टी। एंड हम अपनी तरफ से हमेशा अपग्रेडेशन, एयरलाइन के जो विमान हैं उनको नया रखना, उनकी मेंटेनेंस, अपकीप, क्रू का सब कुछ अपग्रेडेशन, वी ऑलवेज ट्राई, एंड आई एम श्योर आई कैन से दिस ऑन एवरी एयरलाइंस बिहाफ, कि सबकी एयरलाइंस का यही प्रयास होता है कि उनकी एयरलाइन हमेशा अच्छे तरीके से अपने पैसेंजर्स को सर्व कर सके। अच्छा, ये बताइए, ये ज़्यादातर एयरलाइंस ऐसे घाटे वाटे में क्यों चलती हैं? इंडिया में हम लोग तो एक न्यूज़ कंज्यूमर के तौर पे देखते हैं कि विजय माल्या ने शुरू की, वो बंद हो गई, फिर ये गोयल साहब वाली भी बंद हो गई, सब बंद ही होती रहती हैं एयरलाइंस। एक इंडिगो को छोड़ दें तो बाकी सब बड़ी डामाडोल सी रहती है, क्यों है? ये बड़ा नुकसान का सौदा है क्या एयरलाइंस? यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बहुत थिन होते हैं, बहुत थिन। सो यू हैव टू रियली बहुत ही ऑप्टिमली चलना पड़ता है हर डिपार्टमेंट में, यानी कि आपको हर तरीके का प्रॉपर यूजेज करना पड़ता है। एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस ताकि आप उसको प्रॉफिटेबल बना सको। और फिर जो ईंधन का प्राइस है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने कम होने की पर पैसा भी तो अचक के लेते हैं सर्ज प्राइसिंग में। कुंभ में पहुंचाने के लिए क्या एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सोने के प्लेन में ले जा रहे हैं। तो एक बात बोले, अब ब्लिंकिट और जोमेटो भी जब सर्च प्राइसिंग लेते हैं तो फिर हम एयरलाइंस उनको भी हम कोसते हैं। कभी ब्लिंकिट के ओनर आएंगे, उनको भी बैठ के उनसे पूछेंगे। लेकिन घाटे में हाँ ज़्यादातर क्यों रहती है? आप बोले कि बहुत कम मार्जिन होता है। बहुत कम होता है। इंडिगो का थोड़ा सा अलग तरीके का बिजनेस मॉडल है जो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी उसका। कर ही दीजिए, अब जिक्र आ गया तो। नहीं, बिहाइंड द सीन्स कर दूंगी, बता दूंगी आपको। नहीं, ललन टॉप में सब सामने से बात होती है। अच्छा, नहीं, लेकिन मैं उनका एक बहुत अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है जहाँ पर दे आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट ये प्लीज़ एयर मत करिएगा बिकॉज आई विल गेट इनटू ट्रबल फॉर। Why will you get in trouble? You're just stating a fact. या सो लेट्स जस्ट कीप इट एट, उनका अलग बिजनेस मॉडल है। एंड क्या खाने पीने के पैसे बहुत लेते हैं? काजू में नमक ज़्यादा डालते हैं? नहीं प्लीज़ ये वाला मेरे को इस पे मत वो करिए, बिकॉज वो अलग एयरलाइन है, मैं उनके भी सीईओ को जानती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे ऑकवर्ड सिचुएशन। मैं नहीं जानता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन नेट ये है कि इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम होते हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलना पड़ता है, जिसमें एक भी अगर आउट ऑफ सिंक हो जाता है ना तो फिर हमारे प्रॉफिट्स डावाडोल हो जाते हैं। एंड तभी बहुत सारी एयरलाइंस जो आई वो कभी रही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वो अगेन मैं फिल्मों के रेफरेंस से जाते हैं, फिल्म में बैठते हैं, सब बटने ऊपर नीचे करते हैं, एक तो इतने सारे पैनल दिख रहे होते हैं कि हमारे जो दोस्त वीडियो गेम खेलते हैं आजकल उसको क्या बोलते हैं, प्ले स्टेशन, तो उसमें भी कम बटने होती हैं। तो कैसे कन्फ्यूजन नहीं होता है कभी? इतना ट्रेनिंग में सब रटा देते हैं पूरा। आप मेरे को रात के 3 बजे उठाओ, मैं आपको सारे बता दूंगी। तो आप हमने यहाँ एक जरा फोटो लगाइए, थोड़ा बेसिक बता दीजिए। देखिए, तो बरसों का अभ्यास है आप लोगों का। तो ये है एयरबस A320 मॉडल। आप लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते ही होंगे। हाँ जी, जैसे हाँ जी। कि यहाँ से दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु। तो आप अगर लेट्स से
एयर इंडिया से जा रहे हैं या फिर इंडिगो से जा रहे हैं। एयर इंडिया से ही जाएंगे, विस्तारा से जाएंगे, उनकी सीट ठीक होती है। बट विस्तारा अब एयर इंडिया ही है जी, तो विस्तारा में जो एयर इंडिया का जो विस्तारा वाला पार्ट है वही हमें प्रिय है। हमारा एयर इंडिया एक ही है। और हम सारे बहुत अमेजिंग हैं, विश्वास तो रखिए। तो एयरबस A320 डोमेस्टिक में तो आप भी विस्तारा ही प्रेफर करते होगे, अब बोलो भले ही ना। एयरबस जो A320 है वो एयरबस जो फ्रांस के मैन्युफैक्चरर हैं, एंड ये इसी फैमिली से आप मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे। अगर बोइंग 737 भी चल रहा है जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस यूज़ करती है, स्पाइस जेट यूज़ करती है, और पहले जेट एयरबेस यूज़ करती थी। डोमेस्टिक में यूएस एयर बस चलती है ज़्यादा। जी मोस्टली, एंड स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस में बोइंग 737 होता है, उनकी भी कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। और स्पाइस जेट में इट्स ऑलवेज बोइंग 737 जब भी आप जाएंगे। इंडिगो और ऑफ कोर्स एयर इंडिया में मोस्टली इसी की फैमिली होती है, चाहे एयरबस 320 हो, 321 हो, नियो हो इसका, या 319 हो। तो जो ये है पूरा हवाई जहाज, इसको आप ये थोड़ा पेंसिल एक्सप्लेन कर दें वहाँ जाके प्लीज। ये लीजिए। तो जैसे ऐसे होता होगा ना कि बैठे हुए खिड़की से बाहर देख के बोल रहे हो, अरे मनोज देखो तो मौसम कितना सुहाना है, ऐसे कुछ होता है कि एकदम बिल्कुल यंत्रवत बैठे रहते हैं? नहीं नहीं, आप हर चीज़ देख रहे होते हैं, बहुत चीज़ें फटाफट चेंजेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौसम ख़राब हो सकता है, और हवाई जहाज़ इधर उधर जो आपके आसपास है उनको देखना पड़ता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डायनामिक होती हैं और आपको फटाफट डिसीजन होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी, वो तो चॉइस ही नहीं है आपके पास। तो आपका दिमाग हमेशा 20 स्टेप्स आगे सोचता रहता है, और खिड़की से देखते रहते हैं। खिड़की से अंदर हमारे पास सब कुछ होता है देखने के लिए, लेकिन बाहर ही हमारे को विजुअल डिपिक्शन के लिए कि क्या है बाहर भी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई बार जो बोलते हैं कौवा या कबूतर आके लड़ गया, वो सही बात होती है? वो ग्राउंड पे होता है, वो एक कौवा कबूतर तो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी जो बड़े जो पक्षी होते हैं वो इंजन में, हाँ। जी वो इंजन में भी घुस जाते हैं, तो फिर इशू होता है। जैसे सली, हाँ जी जो कैप्टन सली के साथ हुआ था, हाँ जी वो यही हुआ था। वो टॉम हैंक्स वाली फिल्म? करेक्ट, यस। फिल्म ही, वो तो एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी पर है ना, तो वो होता है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी फ्रीक्वेंट या कुछ। लेकिन हाँ, वो जो चील वाली है वो डेफिनेटली वो स्ट्राइक हो सकती है कहीं ना कहीं। जैसे दिखाते हैं ना कि उड़ान भरी और कुछ टकरा गया और फिर लैंडिंग करनी पड़ी, हाँ, तो वो क्या पक्षी होते हैं? कभी कभी वो पक्षी इंजन को इतना डैमेज कर देते थे कि हमारे को करना पड़ता है। जो इतना सा पक्षी, इतना बड़ा इंजन कैसे डैमेज होता है, वो समझाइए। होता है, ये तो हम मान रहे हैं, पर कैसे होता है? हाँ, लेकिन क्योंकि जब आप सोचे ना, आपका नॉर्मल स्पीड पे तो है नहीं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप तेज स्पीड पे जा रहे हैं, राइट, तो थोड़ी सी भी चीज़ अगर आपको कोई आके लगेगी तो आपके डैमेज होगा ना। मोमेंटम है तो वो विंडस्क्रीन टूटती है, मोमेंटम है ना। तो आपका जब एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है वो लगभग 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की स्पीड पर है, तो वहाँ से अगर आप टेक ऑफ करेंगे, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ अगर स्ट्राइक होगी, ये जो अगर छोटा इंजन है तो थोड़ा ज़्यादा डैमेज होगा, बड़े इंजन में चांसेस कम होते हैं डैमेज के, लेकिन हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये हमारा उड़ान कक्ष होता है, इसको कॉकपिट बोलते हैं। जी, कॉकपिट, फ्लाइट डेक। एंड ये इंजन चोंच के लिए भी कुछ अलग नाम होता है? हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, इट्स एट द टिप ऑफ माई टंग। ये यहाँ पे वेदर रेडार भी होता है, और इसको मैं कोई बात नहीं, ये तो एयरबस है, वैसे भी आप भूल सकते हो, कौन सा बोइंग है। एनीवेज, तो ये जो डोर है यहाँ पर हम इससे एंट्री लेते हैं। ये लैंडिंग दोनों तरफ होते हैं? करेक्ट, यहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं, ये एक है, दो है, इसको रेडोम बोलते हैं। रेडोम, हाँ। सो ये जो डोर्स हैं ये काफ़ी सारे होते हैं, और यही वो डोर्स होते हैं जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जैसे कि टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के बाद कुछ भी हो सकता है, यहाँ से हम इमरजेंसी इवैक्यूएशन करते हैं डोर से। वो फिसल पट्टी लगा के जो हम लोगों को सिखाया जाता है। बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये बताइए, हर बार इसी तरफ से क्यों चढ़वाया जाता है? उस तरफ के दरवाजा तो उस तरफ भी होता है? होता है, लेकिन मोस्टली जो हमारे बेस होते हैं वो इसी तरफ अलाइंड होते हैं हर जगह। Why? Is there any scientific reason behind it? या कन्वेंशन चला रहा है? It's just that's a good question. Even I have to find out the answer and let you know. Okay. अच्छा, ये जो चक्के हैं, टायर, कभी ऐसा होता है कि पंचर वंचर हो जाते हो ये? नहीं, हमारा ये बिफोर द फ्लाइट, उड़ान से पहले हमारा जो इंजीनियरिंग विभाग है और पायलट्स भी जब वॉक अराउंड करते हैं, वी इंश्योर कि एवरीथिंग इज इन टिप टॉप ऑर्डर, सब कुछ बढ़िया कंडीशन में है, तभी हम जाते हैं।
हाँ, धुकधुकी सी लगी रहती है जब तक लैंड। नहीं No. और ये बहुत ही खूबसूरत इंजन होते हैं जो कि भारत में GE और भी प्रैट एंड विटनी भी है, वो भी मैन्युफैक्चर है, बट मोस्टली GE के इंजन हैं हर जगह। तो ये जो हैं वही आपको उड़ान भरने के लिए थ्रस्ट देते हैं, नाइस। क्योंकि इनके बगैर हम उड़ान नहीं भर सकते। अच्छा, ये जो हिस्सा है जिसपे ये हमारे जो सिंगर विंगर लोग हैं डांस वांस करते हैं, वो किसका? बादशाह का गाना है ना? कौन सा गाना है? बादशाह का मर्सी। तो डांस कर रहे हैं वो इस पे, है तो इस पे डांस वांस किया जा सकता है? पता नहीं, मैंने तो करा नहीं है अभी तक। हाँ, कभी आप लोगों को मन करता हो यार हमारा प्लेन खड़ा जरा डांस करके देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मेरा मन तो नहीं करता है। मेरे को तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी की वजह से तो हम ऊपर उड़ान भरते हैं। अब देखिए ना कितनी खूबसूरती से भगवान ने ये विंग्स को बनाया है। जब आप एक्सेलरेट करते हो, जब आप अपनी स्पीड पे जाते हो रनवे पर, तो हम जो ये इसके ऊपर डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से खिंचाव होता है ऊपर की तरफ, लो प्रेशर, एंड उससे हम उड़ान भरते हैं। नाइस। सो इट इज़ फुल साइंस एट प्ले। लेकिन आज भी जब भी मैं कभी पैसेंजर जा रही होती हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे पीछे जाके बैठ जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि हो क्या रहा है, एज इफ आई एम इन एलिस इन वंडरलैंड। लाइक इतना अमेजिंग नज़ारा होता है ना कि आई स्टिल आफ्टर फ्लाइंग फॉर 20 years एंड आई एम स्टिल अमेज्ड। ईयर के हिसाब से काउंटिंग चलती है या फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से? ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, हाँ, ईयर्स ऑफ। अच्छा, फ्लाइंग आवर्स का वो नहीं भी होता? होता है, दोनों होती हैं, दोनों होती है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि 20 साल से मैं इसी काम कर रही हूँ, लेकिन आज भी मेरे को ये अचंभित करता है। इट्स लाइक आई एम एलिस इन वंडरलैंड जब भी मैं देखती हूँ ये नज़ारा। और स्पेशली 777 जैसे जहाज़ में आप पीछे बैठे ना, दिखाओ भैया 777 दिखाओ एक। ये है 777? जी बिल्कुल, ये है 777 और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट लाइनर है। ठीक है, ट्विन जेट लाइनर मतलब? ट्विन जेट लाइनर का मतलब 2 इंजन वाला। मोर सेफ? वेरी सेफ, वेरी सेफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इसी पे फ्लाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो प्लेन जाता है वो बोइंग 777 है जी। अब नया वाला, जब आप सोचिए अगर आप यहाँ पे कभी बैठे हो ना पीछे जाकर, मैं कभी कभी पीछे जाके देखती हूँ नज़ारा, कभी पैसेंजर ट्रैवल कर रही होंगी तो, और आप देखते हैं कि पूरा कैबिन ऊपर हो रहा है टेक ऑफ के टाइम, और ये जब 352 टन का हवाई जहाज़ ऊपर उड़ता है, ये मिरेकल है, बिल्कुल मिरेकल है एक्चुअली। हाँ, इस तरह सोच रहे हैं 352 टन की चीज़ हवा में उठ रही है ऊपर। जरा मोदी जी वाला प्लेन निकालो यार। एक्चुअली 351.5 टन, बट हाँ 352 टन पे ये टैक्सी कर सकता है। बहुत ही अमेजिंग हवाई जहाज़ बनाया है। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई जोया? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और दिल्ली में कई दिल्ली होते हैं भाई, मोहल्ला बताना पड़ता है। मैं नॉर्थ दिल्ली में, आप नॉर्थ दिल्ली से फेमिलियर हैं? अब तो आप सब्जी मंडी के आसपास। नहीं, मैं थोड़ा। ओल्ड दिल्ली से हूँ, तो पहले मुझे लाइक पता नहीं होता था, किसी को मालूम भी है पुरानी दिल्ली का वो एरिया या नहीं, लेकिन मैं जहाँ से आई वहाँ पर मुझे ज़्यादा सपने लेने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। मैं एक लौती बच्ची थी, जैसे कि एक लौती संतान, यानी कि ओनली चाइल्ड। हाँ, ओनली चाइल्ड, लड़का भी मैं और लड़की भी मैं। तो कहीं ना कहीं जब मैंने एविएशन में आना चाहा, मेरी ड्रीम शुरू हुई थी मैं जब सिर्फ 8 साल की नन्ही सी जोया थी। क्या करते हैं आपके माता पिता? मेरे मम्मी पापा, मम्मी तो बहुत सिंपल हैं, और पापा मेरे जर्नलिस्ट थे, सो अभी तो रिटायर्ड हैं। ओह, he was one of us. yes, so I respect all of you a lot, you know, Thank because you so I think much. you all bring the truth नहीं to सारे every नहीं लाते single हैं। person. पहले तो होता था। पर जो लाते हैं उन्हीं को जर्नलिस्ट कहने का हक रहेगा। ये भी सही है, जो ट्रुथ लाते हैं वो तो जर्नलिस्ट हैं। जी, लेकिन बहुत ही कंजर्वेटिव हम मेरी फैमिली थी, जहाँ पर मैं 8 साल की थी और मुझे लगता था कि मुझे उन सितारों को छूना है। जब मैं छत पे जाके बैठती थी, टिमटिमाते हुए सितारे देखती थी। कहाँ पढ़ती थी आप? मैं उस समय क्वीन मेरी स्कूल जो वहीं सब्जी मंडी के पास था। हाँ 30 हज़ारी में, नाइस। वहाँ पे पढ़ती थी। सो मुझे लगता था कि अगर मैं एक हवाई जहाज़ उड़ा लूँ तो मैं शायद इन सितारों को छू सकती हूँ। वाह, दैट इज़ ऑल दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम। पहली बार आप हवाई जहाज में कब बैठी? मैं पहली बार हवाई जहाज़ में जब मैं फ्लाइंग ट्रेनिंग करने जा रही थी। उसके पहले आप खुद नहीं बैठी थी कभी? नहीं, एज अ पैसेंजर? नहीं। ओके। और फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि पायलट बनने की जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी होती है।
तो सुनिए कहानी सुनिए फिर आप 8 साल से जब मेरे को सितारे छूने थे, मेरे पास सारी लिस्ट थी जिसके लिए मैं अपने आप को मना कर सकती थी। क्या बकेट लिस्ट बना रखी थी? नहीं, पूरी लिस्ट थी कि जिसकी वजह से मुझे पायलट बनने का सपना सोच ही नहीं सकती थी मैं। मुझे उस समय इंग्लिश भी नहीं आती थी और मेरी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने कोई अच्छे नहीं था। आई एम फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बिगिनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब मेरे को पायलट बनना था और मेरे को कोई आसपास पायलट नाम का शब्द नाम का कोई करियर में नहीं था। सो मेरे को बहुत डिस्करेजमेंट मिलती थी जब भी मैं ये सोचती थी कि मेरे को पायलट बनना है, अब क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो यार, एक नन्ही सी एक अंदर से आवाज़ आती थी कि कुछ नहीं होता, ठंड रख, कर लेगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आगे चलते चल। तो वहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, अपना ये BBC देखा, स्टार मूवीज़ देखा, सब कुछ देख लिया और फिर मैं अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलने लग गई थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप वो चीज़ें देखते हो इतनी यंग एज में, आप एब्जॉर्ब करते हो उसको और आप वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अभी भी मैं जब अमेरिका जाती हूँ तो मेरी एक्सेंट चेंज हो जाती है वहाँ पर जाके। इट्स एन ऑटोमेटिक स्विच बिकॉज आई लर्नड इट लाइक दैट। मेरी इंग्लिश वहाँ से रोल होने लगता है। 75 डिग्री जब लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती हूँ तो वो हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मेरा रा रोल नहीं करता है। हाँ। जैसे ही मैं दिल्ली से अपने गांव के लिए जाता हूं और यमुना नदी पार करता हूं, हाँ। वैसे ही मैं अपनी ब्रज और बुंदेली में आ जाता हूं। फिर मैं खड़ी बोली भी नहीं बोल पाता हूं। अच्छा जी। तो वो गांव कहाँ, ब्रज और हमारा बुंदेलखंड में गांव है। बुंदेलखंड, जी, उरई अच्छा। जालौन एक बहुत बड़ा जिला है। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा जिला। आपको मजा आता है वहाँ? वही मजा आता है, दिल्ली में नहीं आता। बाकी सब तो सब फुटकर के लुत्फ हैं। पर जहाँ नरा गड़ा है, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ पे जिस्म और तबीयत पाई है, जहाँ शुरुआती शऊर सीखा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो देवी जी पैर तो पेट की तरफ ही मुड़ेगा ना, आदमी लौट के तो अपनी मिट्टी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी वो नज़ारा, वो कभी समय भी बदलता नहीं है ना। जैसे अभी भी मेरे को वहीं पर जाके पीस मिलता है। आज भी मैं हर मंगलवार, इस इंटरव्यू के बाद भी मैं उसी हनुमान मंदिर जाती हूँ, पिछले पता नहीं कितने सालों से। पुरानी दिल्ली में जो किरोड़ीमल कॉलेज के साथ में, क्योंकि मैं सेंट स्टीफेंस में पढ़ती थी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई हनुमान मंदिर जाने के लिए। और आज भी जब मैं मंगलवार को दिल्ली में होती हूँ, मेरे को भगवान अपने आप बुला लेता है। हम कौन होते हैं जाने वाले, ऊपर वाला ही बुलाता है। तो आप तो पढ़ने में अच्छी रही होंगी, सेंट स्टीफेंस में आपका दाखिला हुआ तो? जी, पढ़ाई में तो मैं ठीक ठाक, भगवान ने मुझे ब्लेस किया है। मेरे को मज़ा आता है पढ़ाई करने में, गीक हूँ मैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी, दरअसल हुआ क्या मेरे साथ, मैं थोड़ी सी हल्की सी चबी थी। तो जब मैं चबी थी, मेरे पास 2 ही काम होते थे, या तो मैं खाना खाती थी या तो मैं पढ़ाई करती थी, बस। और तीसरा कुछ काम ही नहीं था। तो शुरू में करते करते एकेडमिक एक्सीलेंस एक तरीके से हो गई। और मैंने जब अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे पायलट बनना है, तो मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं भाया ये चीज़। उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि ये कैसी है, हमारी इकलौती संतान है, वो भी इतनी अजीब सी है कि पहले भी वो टेलीस्कोप मांगती थी, उसको किचन सेट वगैरह कभी नहीं चाहिए होता था, और अब तो वो कह रही है मुझे पायलट बनना है। कौन इससे शादी करेगा, कौन क्या करेगा, क्या होगा इसका। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा जा, तू ना कॉलेज में अप्लाई कर दे। तो मैंने सारे कॉलेजों में अप्लाई करा, मेरा सारा दाखिला हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। तो फिर मैं सेंट स्टीफेंस चली गई पढ़ने। लेकिन जब सेंट स्टीफेंस गई, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाई कर रही थी आप? साइंस। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है साइंस। अभी भी आई एम एलिस इन वंडरलैंड, मैथ्स दे दो, साइंस दे दो, फिजिक्स, उफ, अभी बहुत अच्छी बात है। पायलटों को अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि वो प्योर साइंस ही है। नहीं, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पापा ने मुझे उस टाइम जो कॉलेज का एक तरीके से डायरेक्शन दिखाई, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज मैं अपनी MBA नहीं कर पाती उसके बगैर। पायलट बनने के लिए आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या 12वीं पास बन सकते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन उसके अंदर भी फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। हाँ, स्टेम का प्रोफेशन है ना। बिल्कुल। जैसे जब हम फ्लाई भी करते हैं, हमारे दिमाग में मैथमेटिक्स लगा रहता है कॉन्स्टेंटली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लुएंट विद योर फिजिक्स एंड मैथ्स। यू डोंट नीड टू गो टू कॉलेज। वो तो मेरे पापा ने बोला तो मैं चली गई, और उसके बाद मैंने एविएशन की क्लासेस ज्वाइन कर ली साइड बाय साइड।
तो मैं करती थी वो aviation कहाँ की पे होती classes। थी? दिल्ली में वो ही? साउथ दिल्ली में होती थी, तो मैं नॉर्थ दिल्ली अपना कॉलेज अटेंड करती थी। सेंट स्टीफेंस में काफ़ी वो अटेंडेंस का भी होता है कि अटेंडेंस आपको होनी चाहिए वहाँ पर। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं साउथ दिल्ली जाती थी अपनी पढ़ाई करने के लिए एविएशन की। रात को 9 साढ़े 9 बजे लौटती थी और फिर पूरे दिन के सारे जो असाइनमेंट्स वगैरह होते थे वो भी ख़त्म करने पड़ते थे। सो कहीं पे भी बैठ के ख़त्म कर लिया, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, हमारे छोटा घर था तो बाहर अंदर कभी लाइट नहीं होती थी तो बाहर बैठ के कर लिया मच्छरों को सरेंडर करके। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो मेरी ये जर्नी है जहाँ पर मैंने खुद अपनी चाह से इतनी मेहनत करके उस समय के हिसाब से जी तोड़ जो भागम भाग करके जद्दोजहद करके एक मुकाम हासिल किया जहाँ पर मैं अपने बलबूते पे कुछ बन पाई, अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, भगवान की दया से। कहीं ना कहीं उसी ने मेरी रेजिलियंस को शेप अप किया। तो आपको गुस्सा नहीं आता था कि क्यों इस देश में या इस समय में ऐसा बना दिया गया कि लड़की का बड़े होने का मतलब बस यही कि शादी शादी शादी? नहीं, मैंने तो वो करा ही नहीं ना, मैंने तो रीडिफाइन करा उसको। क्यों? क्योंकि जो मुझे करना है, मेरे को तो एक ही ज़िंदगी मिली है, मुझे सितारों को छूना था। उस नन्ही सी घर वालों को कैसे समझाया? क्योंकि बहुत सारी हमारी नौजवान दोस्त यही कहते हैं कि साहब हम तो ये करना चाहते हैं भैया, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती हैं जॉब से इतर और न्यूज़ से इतर, वो 2-3 तरह की आती हैं। एक, बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं बिकॉज दे आर इन लव और वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन है और घर वाले नहीं मान रहे, एक ये आता है। दूसरा आता है कि घर वाले हम जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें नहीं करने दे रहे हैं। और तीसरा आता है कि किया तो हमने बीटेक MBA है, ये जो सबसे कॉमन पूल होता है, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते, हम जर्नलिज्म करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं। हाउ वॉज इट एट योर प्लेस? आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया? और जो मेरा पिछला सवाल भी था कि कितनी फ़ीस लगती है एविएशन की, एक एवरेज थोड़ा सा आइडिया दे सकें। देखिए, जो आपका ये सवाल है कि घर वाले नहीं चाहते या घर वाले कहते हैं ये या वो कुछ और कर, ये चीज़ सही नहीं है। ज़िंदगी किसकी है? हमारी है या घर वालों की है? ज़िंदगी तो हमारी है ना, भगवान ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है। अगर आप अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो कोई आपको इनाम नहीं मिलने वाला आगे जाकर, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आप यही सोचोगे कि मैंने वो नहीं करा जो मैं करना चाहता था, काश मैंने वो कर लिया होता ना तो लाइफ कुछ और होती, राइट? तो कहीं ना कहीं यही सोच ने मुझे प्रोपेल किया जहाँ भी मैं चलती चली गई। एंड मैं सबको जो भी डाउट करते हैं कि उनके घर वाले नहीं हैं, कन्विंस करिए, बात करिए, और अगर नहीं समझ पाते तो वो आपके ऊपर है कि क्या आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स बगावत करिए। मैं बगावत का वर्ड नहीं यूज करी, मैं प्यार से प्यार से कन्विंस करिए। स्टेटस को बदलना है तो बगावत करनी पड़ेगी। अगर स्टेटस को हमारे को बदलना है तो आपको वही जो आप सोचते हैं आपको उसकी राह पे तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो स्टेटस को ही बना रहेगा। क्योंकि जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, कहीं तो चेंज हमारे से ही शुरू होता है, वो समझना पड़ेगा। तो अब ये फाइनेंशियल फीस के बारे में, तो लगभग जब भी पायलट का एक ट्रेनिंग होती है, ऑन एन एवरेज 50 लाख तो है, 50 लाख। लेकिन आप लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक से एजुकेशनल लोन मिल जाता है। बिल्कुल। और तो और मेरे को एक चीज़ और है कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग है। जो एक अब मैं बिजनेस टर्म यूज़ करूँगी, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका बहुत हाई है 2030 तक। तो हम लोग नंबर 3 पर होंगे पूरे वर्ल्ड में। आज हम नंबर 3 पर भारत डोमेस्टिक में है, डोमेस्टिक मार्केट वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड एंड द होल मार्केट विल बी नंबर 3 सून। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे इतने हवाई जहाज़ डिलीवर होते हैं, उसके लिए हमारे को सशक्त क्रू चाहिए, पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स। तो कहीं ना कहीं हमारे टैलेंट को बाहर आना पड़ेगा और अपने सपने पूरे करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जोया, आप जिस प्रोफेशन में हैं जी, उस प्रोफेशन में एयर होस्टेस के तौर पे लड़कियों को देखना, महिलाओं को देखना तो बहुत कॉमन था। पायलट के तौर पे ये उतना कॉमन नहीं था। कुछ आपको ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा लगा कि जेंडर बेस्ड बायस हैं, सेक्सिज्म है, कभी कोई रिमार्क, कुछ चीज़? जब मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया तब मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया, जो कि बहुत हाई पोजीशंस पर थे पॉलिटिकली, कि एयरलाइंस एक्सेप्ट नहीं करती हैं लड़कियों को इतना इजीली। बिकॉज
मेटर्निटी लीव होती है, लड़कियां मेटर्निटी लीव पे चली जाती हैं, जब वो वापस आती हैं एक और कॉस्ट होती है बेयर करने के लिए एयरलाइन को, तो इसलिए एयरलाइन प्रेफर नहीं करती है लड़कियों को। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो एक तो आपको ये चीज़ बताई गई कि लड़कियां मैटरनिटी लीव पे जाती हैं इसलिए उनको बतौर पायलट, और क्या बताया गया? और तो और 2019 तक सौरभ जी बहुत सारी मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस औरतों को एक्सेप्ट नहीं करती थी एज अ पायलट फॉर द सेम रीज़न। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो रेटिंग होती है जब हम ट्रेन करते हैं इन बड़े हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए, ये बहुत महंगी होती है, तो उसके लिए बहुत एयरलाइंस प्रेफर नहीं करती हैं कि लड़कियां ब्रेक पर जाएं और फिर ब्रेक से वापस आएं और फिर उनको रिट्रेन कर रहे, राइट। तो यही वजह से बहुत सी एयरलाइंस वर्ल्ड की प्रेफर नहीं करती थी कि महिला पायलटों को लें। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का काफ़ी हर जगह से तवज्जो है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज होने में अभी भी समय है, क्योंकि जब हम लड़कियों को देखते हैं तब हम इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि लड़की कैसे पायलट हो सकती है। मेरे से जब मैं एयरपोर्ट पे वॉक कर रही होती थी, मेरे से इतने लोगों ने पूछा आके, आप इतना बड़ा हवाई जहाज़ कैसे उड़ा लेते हो? तो मैं स्माइल करती थी, मैंने कहा मैं पुश नहीं करती उसको। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी चेंज होने में बहुत शिफ्ट अभी बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत लोग, जो लोग आपको ऐसा भी सोचते हैं कि ये कर सकती है या नहीं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि काश मेरी बेटी ऐसी हो। आपको जब यूएन ने जनरेशन इक्वालिटी का स्पोक्स पर्सन बनाया तब क्या ब्रीफ था? Must have been a very proud moment for you. Absolutely, it was wonderful because मेरे आसपास वो एन हैथवे एंड मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। She's such a wonderful actress. Oh my God, she's so amazing. Like Yes. I could not believe हो क्या रहा है मेरे साथ. It was like honestly, I never expected to get famous. I never expected to get out in the limelight. I just wanted to fly. That's it. I just wanted to touch the stars. ऐसा होता है जैसे आप लोग प्लेन में पहुंचे, बैठे, तो फिर एयर होस्टेस या स्टूवर्ड आके आपको इन्फॉर्म करते हैं अगर कोई बहुत बड़ा गेस्ट बैठा हुआ है लंबी फ्लाइट में? हाँ, हमारे को नॉर्मली पता होता है, पहले से ही पता होता है। इज इट पार्ट ऑफ प्रोसीजर और? नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। कि आपको पता हो कि कोई से आर्मी के जनरल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कोई एक्टर, क्रिकेटर, ये सब बैठा हुआ है? जी 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 जी, या कोई भारत रत्न अवार्डी बैठा हुआ है? हमारे को पता होता है, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो कौन कौन से मशहूर लोग हैं जिनको आपने उनकी मकाम तक पहुंचाया है, जो आपके लिए सबसे यादगार रहे हों कि भाई ये 10 मेरे यात्री थे? सबसे अव्वल दर्जे पे रतन टाटा जी, सबसे अव्वल दर्जे पे। न्यूयॉर्क से दिल्ली, जो अगर आपने उनसे एक बार मुलाकात कर ली ज़िंदगी में तो आप वो क्षण कभी नहीं भूलेंगे। उनमें कुछ एक मैजिक था। जब फ्लाइट के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मे आई प्लीज़ टेक अ पिक्चर विद यू। श्योर। मैं अपनी सीट से निकलने लगी तो उन्होंने कहा मुझे कि आप मत निकलिए, आप वहीं पे बैठे रहिए, ये आपका सिंहासन है, दिस इज़ योर थ्रोन, यू हैव अर्न्ड इट। एंड वो मेरे से पीछे आके बैठे एंड देन वी क्लिक दैट पिक्चर। आपको दिल से ना चीज़ें छू जाती हैं, तो वो मेरा क्षण था जब मेरे को वो चीज़ दिल से छू गई। और बहुत सारे बड़े जो हमारे एक्टर्स हैं, मैंने क्रिस मार्टिन को फ्लाई करा, कोल्ड प्ले वाले, हमारी प्रियंका जी जो देसी गर्ल, प्रियंका चोपड़ा, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन वो भी हैं, जैसे केपी सिंह जी थे मेरी फ़्लाइट पर। और उस तो ऐसा होता था कि मिड फ्लाइट में आप जाके उनसे बात करते हैं कभी? मीका सिंह, अगर जब मैं रेस्ट पे जा रही होती हूँ, कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर हेलो बोलती हूँ, बिकॉज नॉर्मली वो लोग फर्स्ट वगैरह में ही होते हैं आगे आके। तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू नो, इतने हमारे जो बड़े लोग जा रहे होते हैं। तो कोई फैन गर्ल मोमेंट हुआ रतन टाटा के अलावा? रतन टाटा के अलावा जाके सेल्फी खिंचाई हो? ब्रुक शील्ड्स आई थी मेरी फ्लाइट पर, तब भी फैन गर्ल मोमेंट हुआ था, बिकॉज मैंने उनका वो फैन गर्ल मोमेंट किया, तब तो धमकी मोमेंट भी हुआ था। आप लोग डिबोर्ड ही नहीं कर रहे थे? वो तो बाद में हुआ ना, लेकिन उससे पहले फैन अच्छा, फोटो खिंचवा चुकी थी। क्या हुआ था वो, क्या एपिसोड है वो? एपिसोड था कि हम दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे थे और 2 दिन से न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट बंद था, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम, कोई एक बॉम्ब साइक्लोन आया हुआ था JFK में जी। तो जब हम लैंड करे वहाँ पे, इतनी बहुत ज़्यादा क्रॉसविंड और स्नो स्टॉर्म, ये सब कुछ, जब हमने लैंड किया
तो मैंने कहा चलो अच्छे से लैंड सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड, नाउ आई एम गोना गो टू द होटल एंड आराम से जाके एक गर्म कॉफ़ी पीऊँगी, बिकॉज बाहर विद द विंड चिल आई थिंक -27 डिग्री कुछ टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी. सो मैंने वेकेट किया रनवे एंड देखा बहुत सारे हवाई जहाज़ खड़े हुए हैं वहाँ पर, एमिरेट्स, एतिहाद, चाइना सदर्न, को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है. तो उसके बाद सबको समझ में आ गया जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि हमारे पास आपके लिए कोई पार्किंग बे अभी नहीं है, तो प्लीज़ आप क्यू में हैं, प्रतीक्षा कीजिए. एंड वी डिड नॉट अंडरस्टैंड हो क्यों रहा है ये. देन 2 दिन से एयरपोर्ट बंद था, तो हवाई जहाज़ निकले ही नहीं थे वहाँ से बेसिकली. तो अभी लोग धीरे धीरे निकल रहे थे और तभी पार्किंग बे खाली होंगे तो वो देंगे. और वेदर इतना सेवियर था उस समय कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं हो पा रही थी टारमैक पे. तो सारे के सारे खड़े हुए थे. 1 घंटा, दूसरा घंटा हुआ, तीसरा घंटा हुआ. और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम FAA जो रेगुलेशन है, हम पैसेंजर्स को ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 4 घंटे से ऊपर नहीं रख सकते अपने फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट के अंदर ग्राउंड पे. हाँ जी. तो मैंने बहुत ज़ोर लगा लिया है कि किसी तरीके से मैं अपने पैसेंजर्स को एक बे दिलाकर डी बोर्ड कर सकूं, लेकिन कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा था. मैंने ATC को भी बताया कि मेरे को 4 घंटे का ये रेगुलेशन है जो मेरे पे आ रहा है डेडलाइन. बिकॉज आप सोचिए अगर 350 पैसेंजर्स, फुल फ्लाइट थी, 350 पैसेंजर्स में एक भी जो इंसान है वो लॉ सूट करेगा, तो $350 मिलियन की बात हो रही है अमेरिका में. मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एयरलाइन को वो लायबिलिटी हो. It's not a part of that, am I supposed to be thinking about it or not, but I think as an employee of an airline, अगर हमारी एयरलाइन सक्सेसफुल होगी तो हमारा भी सक्सेस है. तो कहीं ना कहीं यही सोच जो मेरे अंदर चल रही थी, मैंने जब ये चीज़ ATC को बताई कि किसी तरीके से हमारे को हेल्प करिए पैसेंजर्स को उतारने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो लीगल का कुछ भी इशू हो. तब उन्होंने हमारे को सीधा दूसरी साइड करा एंड किसी और अथॉरिटी से, हमने पोर्ट अथॉरिटी से बात करी. उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप रनवे पे डीबोर्ड कर दीजिए, वहाँ पे डीप्लेन ही कर सकते हैं आप सिर्फ. तो हमने कहा ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एयरलाइन. हाँ जी, रनवे पे फिर बसेस आई साइड में डीबोर्ड. तो एग्जैक्टली. तो फिर क्योंकि हमारे पैसेंजर्स तो दिल्ली से आ रहे थे, उनके पास इतने हैवी ओवरकोट तो थे नहीं, -27 बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी. तो हमने हीटेड बाउस जो नीचे उतरने की भी जगह होती है वो भी हीटेड अरेंज करे, बसेस अरेंज करी और अपने पैसेंजर्स को डीबोर्ड करा अच्छे से. और हमारे बाद जो इतने सारे पैसेंजर्स जो हवाई जहाज़ वेट कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी सेम तरीके से डीप्लेन करा पैसेंजर्स को. तो इसके पहले कि मैं ऑडियंस क्वेश्चन के लिए स्विच करूँ, ज़रा वो फ़ोटो दिखा दीजिए. आई एम रियली क्यूरियस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्लेन कैसा होता है. थोड़ा आप टेक्निकलिटी समझा सकें. आइए प्लीज़. ये है बोइंग 777 300ER श्रेणी का विमान है. और यह खूबसूरत विमान बोइंग का सबसे बड़ा ट्विन जेटलाइनर विमान है, जो कि मैं भी उड़ाती हूँ. प्रधानमंत्री का विमान नहीं, लेकिन सेम श्रेणी का विमान है. और इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली कमर्शियल इंजन्स लगे हुए हैं, जो कि GE कंपनी द्वारा निर्माणित हैं, जो कि एक इंजन सिर्फ 115,000 पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है. तो ये एक तकनीकी, जब हेड ऑफ द स्टेट्स या इतने महत्वपूर्ण लोग, प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब ट्रैवल कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी द बेस्ट. एब्सोल्युटली, इट इज़ द बेस्ट. बिल्कुल. और भारत लिखा होता है उस पर. वेरी नाइस. इट इज़ ब्यूटिफुल. यस. और ये इतना एक तकनीकी मार्वल से कम नहीं है, क्योंकि ये जब आया था अपने समय में, इस हवाई जहाज़ ने एक नज़रिया ही बदल दिया पूरी दुनिया का. कि कब आया था ये? ये इसको आए हुए आई थिंक 1990s में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी टेक्निकल एडवांसमेंट्स होती गई. तो जब टेक्निकल एडवांसमेंट्स यहाँ तक आई कि ये आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट अमेरिका जा सकते हो एक रात में, जैसे नॉन स्टॉप. पहले तो हम वाया यूरोप जाते थे, इस हवाई जहाज़ ने वो चेंज किया था. नॉन स्टॉप का जो उड़ान भरने का एक फैशन एक तरीके से. तो ये PM का जो प्लेन होता है वो, ये तो अंदर से बहुत मॉडिफाइड होता होगा जी. कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, ये वो, क्योंकि वो तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं एक देश से. एब्सोल्युटली. यस. इंटरेस्टिंग. और क्या दिखवाने वाले थे हम प्लेन के अंदर की चीज़ें? ये कोविड के दौरान की फोटो है? जी, हम लोग चाइना जाते थे सप्लाइज लेने के लिए कोविड के समय. तो ये तब की फ़्लाइट है. वहाँ पर जब हम जाते थे, हमारे को सारे
पूरी जो भी किट्स थी एंड ऑल वो हमारे को अंदर डाल देते थे एंड फिर हम वापस लेके आते थे। घर वालों को फिक्र बहुत होती होगी कि सब लोग घरों में हैं पर आप लोग बाहर हैं। जी देखिए, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों का भी वही हाल था, पत्रकारों का भी वही हाल था। बिल्कुल, हम सारे सेम ही बोट में थे। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि बहुत लोगों के मम्मी पापा बच्चे छोटे थे, बहुत लोगों ने ऑप्ट नहीं करा। कंपनी वाज वेरी नाइस एंड काइंड नॉट टू फोर्स एनीवन, लेकिन जिन्होंने ऑप्ट करा सर्व करने के लिए, मैंने इसलिए करा क्योंकि जब मैं पायलट बनी थी मैंने सोचा था कि मेरे को अपने देश की सर्विस करनी है, तो मेरा हमेशा यही नज़रिया रहा है। ठीक है, अब जरा ऑडियंस के सवाल लेते हैं। आइए भाई, संदीप सिन्हा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जोया जी, मुझे ये जानना है कि ये मेडे जगह जो कॉन्सेप्ट है जो हॉलीवुड फिल्मों में हम लोग देखते हैं, ये कहाँ से आया और किसकी जिम्मेदारी होती है इसको कॉल करने की? कैप्टन बोलेगा या को पायलट बोलेगा? किस तरह के कोऑर्डिनेशन होता है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे जानना था। मेडे एक ऐसी चीज़ होती है जब बेसिकली दीज आर द वर्ड्स जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, और जब इमरजेंसी में होते हैं ना तब हर दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं। उसके बाद कोई अगर आप नंबर 3 हो या नंबर 2 हो उसका मतलब नहीं रहता। एवरीथिंग इज़ इमीडिएट फॉर यू, अर्जेंट, लाइक कुछ उसके बाद यही नहीं रह जाता कि आपको कहीं भी होल्ड करा जाएगा। और बात रही कि ट्रेनिंग कब से शुरू होती है, जब से आप इस प्रोफेशन में होते हैं, जब से आप पहली ट्रेनिंग फ़्लाइट, एयरलाइन की बात नहीं कर रही, ट्रेनिंग जब हम छोटे हवाई जहाज़ में लर्न करते हैं तब से हमारे को इस चीज़ के बारे में पता होता है, क्योंकि हम ग्राउंड सब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ते हैं और हमारे को पता होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ही मेडे का यूज़ होता है। मेडे 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 3 बार बोला जाता है और ये रेडियो टेलीफोनी के प्रोसीजर्स होते हैं। बाकी बात रही कि मेन पायलट बोलेगा, कैप्टन बोलेगा या को पायलट बोलेगा, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होता। इट्स अ 2 मैन कॉकपिट, 2 लोग होते हैं जो फ्लाइट डेक में बैठे होते हैं। 2 लोगों का मतलब है कि जो भी हो रहा होता है वो दोनों की आपस में डिस्कशन के बाद, अग्रीमेंट के बाद होता है। तो चाहे को पायलट बोले या कैप्टन बोले, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि दोनों अग्रीमेंट में होते हैं हमेशा। समटाइम्स को पायलट कुड बी पायलट फ्लाइंग, समटाइम्स कैप्टन कैन बी पायलट फ्लाइंग। हम लोग रोल्स भी होते हैं हमारे जो चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से जो आरटी कर रहा होता है वो टेक्निकली बोलता है। आरटी कर रहा होता है मतलब? और जो रेडियो पे होता है, जो एक होता है पायलट फ्लाइंग, एक होता है पायलट मॉनिटरिंग, यानी कि जो देख रहा होता है कि दूसरा बंदा फ्लाई ठीक कर रहा है, क्योंकि 2 एक कैप्टन होते हैं, एक को पायलट होते हैं। ड्राइवर कंडक्टर नहीं बोल सकते? #प्राउड पायलट। नहीं, लोगों को समझाने के लिए। नहीं, क्योंकि देखिए जो ड्राइवर कंडक्टर, आई वुड नॉट थिंक दैट, बिकॉज कंडक्टर को तो कुछ पता ही नहीं होता ना ड्राइविंग के बारे में। लेकिन को पायलट को हमेशा डे 1 से, जैसे मैंने जब एयरलाइन ज्वाइन करी मुझे ये ट्रेन करा गया, योर कैप्टन अंडर ट्रेनिंग, क्योंकि इवेंचुअली आपको वहीं पहुंचना है अपने हार्ड वर्क के बेसिस पे। लेकिन आपका अभी जो एक्सपीरियंस है वहाँ तक नहीं है, तो यू हैव टू वॉक दैट रोड। अच्छा, ये बताइए कि ये जैसे 9/11 की घटना हुई, हमने देखा कि अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादियों ने प्लेन को अपने कब्जे में लिया और बिल्डिंग में बिठा दिया। अब आप लोगों को जब पढ़ाई, उसके बाद ही आपकी पढ़ाई हुई, वो एपिसोड्स आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं कि उस तरह की जब कोई चीज़ हो या होस्टेज सिचुएशन हो तब कैसे रिएक्ट करें? मेरी पढ़ाई उस समय हो रही थी, मैं उस टाइम यूएस में फ्लाइंग कर रही थी, तो काफ़ी। आप तब यूएस में फ्लाइंग कर रहे थे? मैं उस टाइम यूएस में फ्लाइंग कर रही थी और मैं वो भूलूंगी नहीं, वो नज़रिया जब मैंने देखा था पहली बार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और काफ़ी उस टाइम इतना अजीब सा था कि जो फाइटर जेट्स थे, वो जो नॉर्मल ट्रेनिंग के जो एयरक्राफ्ट से सेस्ना जो उड़ रहे थे, सडनली वो उन्होंने उनको एस्कॉर्ट करके लैंड करवाया। तो यानी कि किसी को पता ही नहीं था, जो एयर में थे उस टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, कि हो क्या रहा है। तो आप सब लोगों को एस्कॉर्ट करके लैंड कराया गया? जी, यूएस मिलिट्री ने एस्कॉर्ट किया? जी, because every flying object is now a danger. So they just made sure that everybody is down. Nobody's in the air. And किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, because in the air nobody knew. And when we saw what is happening. Were you in New York? No, I was in Florida. Okay. So when you knew कि हुआ क्या, हम तो believe ही नहीं कर पाए. So it was a shocking moment, but that changed the trajectory of aviation forever. How? Earlier, you were allowed to go inside the flight deck. Let's say अगर मैं एक ट्रेनिंग पायलट थी, मैं अगर रिक्वेस्ट, उससे 1 महीना पहले जब मैं फ्लाइंग कर रही थी तो मैंने रिक्वेस्ट करा था अपने किसी फ़्लाइट पे कि मैं आ सकती हूँ अंदर फ्लाइट डेक देखने के लिए, आई एम अ ट्रेनिंग पायलट। सो दे अलाउड मी
उसके बाद जो सिक्योरिटी नॉर्म्स इतनी ज़्यादा तगड़ी होती चली गई, राइटली सो, क्योंकि कभी सोच नहीं सकता था इंसान, मैनकाइंड, कि ऐसा कुछ हॉरिफिक चीज़ हो सकती है. एंड आई एम ग्रेटफुल कि सब कुछ जो हमारी सिक्योरिटी टाइटन हुई, रिस्ट्रिक्शंस आए कि अंदर कोई फ्लाइट डेक के नहीं आ सकता विदाउट ऑथराइज एक्सेस, मिड एयर, बिफोर द फ्लाइट, टिल अ सर्टन लेवल, यू नो. सो रूल्स बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से टाइट हो गए उस एपिसोड के बाद. 2 टेक्निकल टर्म जो अक्सर हम लोगों को टीवी पे मिलते हैं कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जी. एक है सॉफ्ट लैंडिंग, और 6 महीने पहले हमने पहली बार ये टर्म सुना, मेरा मतलब उससे पहले, बेली लैंडिंग. ये कैसे, मतलब ये हाउ बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर? सॉफ्ट लैंडिंग तो नॉर्मल लैंडिंग, जैसे सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि अच्छी लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग हुई, राइट. बेली लैंडिंग आपने जब वो हम एयरबस का वो देख रहे थे आप, अच्छा नीचे पहिए छोटे छोटे लगे हुए थे, तो जब बेली लैंडिंग होती है जब वो पहिए ही नहीं होते और आप एयरप्लेन किसी वजह से, लेट्स से अगर कोई ऐसा टेक्निकल फेलियर है जिसकी वजह से वो लैंडिंग गियर एक्सटेंड नहीं हुआ, यानी कि पहिए बाहर नहीं निकल पाए किसी वजह से, किसी इमरजेंसी या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हवाई जहाज़ अपनी बेली पे लैंड कर रहा है. इट्स नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो एट ऑल, बट इट इज़ बेली लैंडिंग. तो हाउ डेंजरस दिस बिकम्स, मतलब कभी क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं क्या बेली लैंडिंग में? आप स्पीड पर होते हैं एंड व्हेन यू लाइक स्क्रैप द मेटल, जब हवाई जहाज़ बगैर लैंडिंग गियर यानी कि बगैर पहियों के आप अगर नीचे स्क्रैप कर रहे होते हो, जैसे अगर गाड़ी पे आप सोचिए आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और 150 किलोमीटर की स्पीड पे हैं, तो अगर पहिए नहीं होंगे तो रोड से फ्रिक्शन होगी, तो चिंगारियाँ हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, विच इज़ वाई इट्स नॉट द आइडियल सिनेरियो. एंड ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता. दिस इज़ ओनली डन इन केस ऑफ सम मेजर इशू. नमस्ते. नमस्ते. मेरा सवाल ये है कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आपने झेली हो या फिर क्या वर्स्ट होता है? जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ वीडियोस में होते हैं कि इतना ज़्यादा प्लेन नीचे आता है कि जो भोजन या फिर जो खाद्य पदार्थ वाली जो तमाम चीज़ें होती हैं वो उछलती है और ऊपर दीवार से लग जाती है, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस होता है. वो सिचुएशन क्या होती है? और जब फिल्मों में आप लोगों को दिखाया जाता है कि सिगरेट पीते हुए पायलट जो है प्लेन उड़ा रहा है, तो क्या क्रोध आता है? क्योंकि आप लोग तो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हो. बहुतों को लगता है कि जलवा है, ये है, बट एक्चुअली बहुत ही जिम्मेवारी वाली जॉब है. मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे जो हवाई जहाज़ में ये पूरी जो काट है वो ऊपर तक अब छू गई, लेकिन मैंने सुना है कभी कभी जो वेदर है वो अनप्रेडिक्टेबली ख़राब हो जाता है. तो मैं नहीं कहूँगी ऐसा कि नहीं हो सकता, बिकॉज़ कुछ भी पॉसिबल है वर्ल्ड में, लेकिन जो हमारा फ़्लाइट प्लान होता है उसमें हमारे पास इतनी प्रेडिक्शंस होती हैं बाय एंड लार्ज कि ऐसे एरिया को हम अवॉइड करते हैं. हम उस टाइम फ्लाई ही नहीं करते, लाइक उस रूट पे फ्लाई नहीं करते, ताकि हम ऐसे जो एपिसोड्स हैं उसको अवॉइड कर सकें. जैसे बरमूडा ट्रायंगल्स के बारे में बात की जाती है. नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, मैंने ना ही कभी सुना है, बट बरमूडा ट्रायंगल, यस, इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट येट रिमेन्स टू बी अनफोल्डेड, द मिस्ट्री. हेलो मैम. हाय. अभी हमने हाल में एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया कपल को एक डेड बॉडी साथ सफ़र करना पड़ा था. तो क्या आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि प्लेन में किसी की डेथ हो गई है, या कि फिर क्या रूल होते हैं जब कुछ ऐसा होता है? सारी एयरलाइंस के अपने प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, ठीक है. तो कभी डेथ हो जाती है अगर फ़्लाइट में. मेरे साथ एक बार हुआ था जब हमारे पैसेंजर का निधन हो गया था. हमारे को तभी पता चला जब हम लैंड कर गए और वो उठे नहीं वहाँ से. सो इट इज़ अ सीरियस थिंग. बहुत ज़्यादा हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़, आई थिंक वो अबू धाबी, हाँ अबू धाबी की बात है, एंड अबू धाबी में वो उठे ही नहीं, एंड तब लोकल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक रूल्स और रेगुलेशंस प्ले में आ जाते हैं. लेकिन देखिए, अगर किसी का निधन हो गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते. इट्स सैड, बट सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं एयरलाइंस की. सो वी जस्ट अबाइड बाय इट, एंड उसके बाद जो भी लोकल स्टेशन पे जिस भी कंट्री में हम लैंड करते हैं उसके रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. मैम की जो आपका था एक और रिकॉर्ड था कि कोविड-19 में कि आपने 64 फ़्लाइट्स कवर की थी फ्रॉम न्यूयॉर्क टू दिल्ली. तो उस टाइम पे जैसे कि पूरा एक था कि हम अपने नेबर के पास भी नहीं जाना चाहते थे ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आप
एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर तक आप जा रहे थे, तो उस आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि शायद आप न्यूयॉर्क से कोई भी ऐसे कोविड वाला पेशेंट हो जो गलती से आपकी फ़्लाइट में आ गया हो? तो ऐसा कुछ था एक्सपीरियंस उस टाइम पे? जब हम लैंड करें सैन फ्रांसिस्को से मुंबई, मैं मदर्स डे पर अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने एक पूरा एट दिस टाइम ऑफ लैंडिंग एक क्लैपिंग सुनी, पूरे अंदर तक आई थी फ्लाइट डेक में, और बाद में पहली फ़्लाइट थी इंडिया में कोविड के बाद, एक पूरी उन्होंने लाइन बनवाई हुई थी इमिग्रेशन की, और सबने मास्क पहने हुए थे, लंबे चौड़े मास्क, सारे वो अपनी जो पूरी आउटफिट थी उस टाइम। हम लोग पूरा एयरलाइन क्रू जब चल रहा था इकट्ठे और वो लोग साइड में खड़े हुए थे, दे स्टार्टेड क्लैपिंग एंड दे वर क्राइंग। सारे के सारे जो हमारे पैसेंजर्स थे, बहुत लोगों के आंखों में आंसू थे। वो नज़रिया जब मैंने देखा तब मेरे को यही लगा कि सो व्हाट, अगर मदर्स डे पे मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं थी, लेकिन कितनी सारी माँओं को मैंने उनके बच्चों के साथ रीयूनाइट करवाया है। तो वो एक मेमोरी है ना, जब इतने सारे आप लोगों को क्लैप करते हुए और आंखों में आंसू के साथ देखते हैं, वो एक ऐसा नज़रिया है जो शायद मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूँगी। 3 सवाल ऑडियंस के हैं जी। विपुल का सवाल है कि जिस तरह से AI डेवलप हो रहा है, ऑटो पायलट सब चीज़ें, तो भविष्य में इस बात की संभावना है कि मशीन ही प्लेन उड़ा ले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑटो पायलट तो होता ही है हमारे पास, शुरू से देखा है, उसकी टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन गेटिंग बेटर। जिस तरह से AI एडवांस कर रहा है जी, फिर भी क्योंकि बहुत ऐसे सिचुएशंस हैं जिसको आप ह्यूमन से रिप्लेस नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ये सिर्फ मेरा नज़रिया है, चाहे AI जितना मर्जी एडवांस हो जाए, बट यू कैन नॉट टच द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द होल टेक प्रोफेशन, आई थिंक। लुइस का सवाल है, पायलट ये डिसाइड करते हैं क्या कि उन्हें कौन सा विमान उड़ाना है, या फिर अथॉरिटीज़ का फैसला होता है? ये एयरलाइन का फैसला होता है। एयरलाइन का, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट एडवांस ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। आप जब एयरलाइन ज्वाइन करते हैं, पहले आप फर्स्ट ऑफिसर को पायलट बनते हैं, उसके बाद छोटे जहाज़ पे, एंड जैसे ही आपका एक्सपीरियंस स्किल सेट बढ़ता जाता है और आप हमारे बेसिकली लेवल्स होते हैं लाइसेंसेस के, और आप हर चेक पर खरे उतरते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको एज अ कैप्टन एडवांस करा जाता है। वंस यू गेट सम एक्सपीरियंस, तब आप बड़े जहाज़ पे जाते हैं। विपिन का सवाल है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, दोनों की एविएशन में आपको क्या फ़र्क लगता है, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैसिलिटीज़ के? आई थिंक इंडिया जो हमारा देश है, वहाँ पर अब का एविएशन अगर डिस्कस करें तो हमारी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा इंडियन एविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो एज एन इंडस्ट्री, मैं अगर 10 साल पहले की बात कुछ और थी, लेकिन आज के टाइम में इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो एविएशन की डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया हमारे सामने इसका एक लौता, हमारा देश इज़ द लिविंग प्रूफ ऑफ इट। चाहे डेवलप जो पहले था, इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप US भी जाएंगे, इफ़ वी कंसिडर द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वी आर no less than anywhere, and our airports are beautiful. Better than them, let me say this. Absolutely agreed, 100%. छत्रपति शिवाजी जो मुंबई का हमारे एयरपोर्ट, मुंबई के और दिल्ली के एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से लाख गुना बेटर है हर तरह की फैसिलिटीज में। ये बात मैं, आप तो उड़ाती ही हैं, मैं पैसेंजर के तौर पे भी कह रहा हूँ। आई वाज वेरी अंडरवेल्म्ड देयर। या एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। हाँ, एशिया के अच्छे होते हैं एयरपोर्ट्स, दुबई वगैरह के अच्छे होते हैं, दुबई का अच्छा है, लेकिन जो अमेरिका के हैं, दे स्टिल हैव टू कम अप, I feel, a lot in terms of the aesthetics of the airport. I think San Francisco is nice, but besides that, New York has a long way to go. लंदन के तो ऐसे लगता है जैसे ISBT पहले हुआ करता था। गदर कट्टी रहती है, मतलब फ्लाइट ही पकड़ लो, उसी में राहत की सांस लो, बस। हीथ्रो का तो ये हाल है। अब थोड़ा सा बेटर हो गया हीथ्रो। आप लास्ट टाइम कब गए थे? 1.5-2 साल हो गए। हाँ, अब थोड़ा सा बेटर हो गया आई थिंक, बट हीथ्रो इज़ वेरी एफिशिएंट ना। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो चीज़ देखी जाए। हम तो पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, एकदम पैसेंजर भड़बड़ कटी रहती है। यहाँ पे आप घुसो इंटरनेशनल में, दिल्ली बम्बई में लगता है कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एकदम। मुंबई तो ऐसा लगता है कि म्यूजियम में आ गए एक तरीके से। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत। हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा, बिफोर वी फिनिश दिस कन्वर्सेशन, मेरी बार बार आप बात कर रही थी, नज़र जा रही थी, आपने बड़ा सुंदर देवी जी नेल पेंट लगाया हुआ है, नेल आर्ट।
ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जो शायद हम अगर नेगेटिव पे फोकस करें तो वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन ज़िंदगी बहुत रंगीन भी है, बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आपका ब्यूटीफुल लोगो, उसी में मैं बिलीव करती हूँ। एब्सोल्युटली, ज़िंदगी में कलरफुल रहिए, खुश रहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज करके अपनी प्रोग्रेस मत रोकिए, आगे बढ़ते जाइए। जैसे कि रतन टाटा जी ने मुझे बताया कि अगर आप कैप्टन बन गए यंग एज में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पर अटकना है और ऊपर बढ़ना है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने MBA करी कोलंबिया से। कहीं ना कहीं हमारा द शो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से? जी, मैं पहली इंडियन थी जिसको पूरी स्कॉलरशिप मिली थी वहाँ पे। नाइस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आप सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लो, बस ठानने की बात है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के लिए इतना ही। ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। संवाद का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।